चलते हैं। आज मेम्ब्रेन एटीपीएज पंप्स में जिसे हमें डिस्कस करना है, एक तो आपको हमेशा मैं एक कोई ना कोई एग्जांपल देकर समझाता हूं। तो यहाँ पर अभी सिरका का फुल फॉर्म क्या था, क्या आप सब लोग बताएंगे मुझे? आप सब लोग बताएं, मैं लिखता हूँ। ओके, सार्कोप्लाज्मिक एंड एंडोप्लाज्मिक आराम से हमको लिखना भी तो है ना। सार्कोप्लाज्मिक एंड, अब बोलिए। एंडोप्लाज्मिक ठीक है, रेटिक्यूलम कैल्शियम आयन। पंप। अरे थैंक यू, याद रखो, शिक्षक तो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते ही हैं, लेकिन विद्यार्थी भी शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हैं, जैसा भी आप सबने यह बोलकर किया। आप सबों का बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बताते रहिए चीजों क्या के बारे में अगर हम बात करें तो पहला टर्म है यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक। सार्कोप्लाज्मिक का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल। तो मसल सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका नाम क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक एक टर्म है जो एंडोप्लाज्मिक की जगह पर उपयोग किया जाता है सिर्फ और सिर्फ मसल सेल्स में, मायोफाइब्रिल्स में। अब अगला जो संवाद है वह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मतलब सेल के अंदर, प्लाज्मिक मतलब उसका जो साइटोप्लाज्म है, और रेटिकुलम मतलब उसका जो जाल है, अर्थात सेल के अंदर जो मेम्ब्रेनस एक जाल है उसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रेटिकुलम मतलब होता है जाल, ये एक वचन है, रेटिकुला इसका बहुवचन है। और दूसरा जो है इसमें तीसरा जो शब्द है वह है कैल्शियम आयन, और फिर है यहाँ पर पंप। तो ये जो है एक प्रकार का पी टाइप है ना, पी टाइप एटीपीएज है, जिसे हम लोग कहते हैं पी टाइप एटीपीएज। तो पी टाइप एटीपीएज की कौन सी खास बात है? कौन विद्यार्थी मुझे बताएगा जल्दी? बोलिए 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 बोलिए। पी टाइप एटीपीएज में फॉस्फेट जिस रेसिड्यू से जुड़ता है, अमाइनो एसिड रेसिड्यू से, उसका नाम क्या होता है? बिल्कुल सही, मुझे पता है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आप सब लोग पवन पुत्र हनुमान हैं, जिनको जब तक याद न दिला जाए कि हे बजरंगबली आप उड़ भी सकते हैं, आप में अदम्य साहस और ताकत है, तब तक उनको ये याद नहीं रहता है। आप सबको ये याद है, बहुत ही अच्छी बात। अब इससे पहले कि हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएं, मैं हमेशा इस विषय पर बहुत ध्यान देता हूं कि क्या आपके दिमाग में इसका इमेज डेवलप हुआ। तो ये जब हम बात करते हैं क्या हमारे दिमाग में इसका विकास हुआ, तो हम एक इमेज बनाते हैं। पहले देखो, ये एक सेल है जिसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, और हमको सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेना है या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही काम करना है, तो हम उसी को लेते हैं कि ये एक सार्कोप्लाज्मिक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अंदर में बहुत सारा कैल्शियम आयन स्टोर रहता है। क्या रहता है? बहुत सारा कैल्शियम आयन स्टोर होता है ना। हम सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किस रूप में जानते हैं? आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज केमिकल फैक्ट्री ऑफ अ सेल। मेरे साथ बताइए तो मैंने क्या बोला है? सब लोग माइक्रोफोन ऑन करके बोलेगा। केमिकल फैक्ट्री है ये। तो हर प्रकार का जो केमिकल होता है, कोई अगर आपसे पूछता है बताओ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड होता है वो कहाँ बनता है? उत्तर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह अकेले ये काम नहीं करता है, बल्कि इसको पैकेजिंग भी करना होता है, मतलब प्रोसेसिंग भी करना होता है। तो आप सब ने पढ़ा होगा एक GERL सिस्टम, है ना, GERL सिस्टम। इसमें 3 प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स की चर्चा की जाती है। ठीक है, पहला जो है वो गोल्जी बॉडी,
दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और तीसरा लाइसोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट ऑफ सिंथेसिस, गोल्जी बॉडी साइट ऑफ प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, एंड लाइसोसोम साइट ऑफ रिसाइकलिंग। तो गोल्जी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ना सिर्फ बनाता है, केमिकल फैक्ट्री है, बल्कि वो स्टोर भी करता है। क्या करता है वो? स्टोर भी करता है ना। जैसे बहुत सारा कैल्शियम आयन, हम इसको ऐसे ब्रैकेट में घेर के एन लिख देते हैं, तो बहुत सारा हो गया। एन इज न्यूमरस, मतलब एन मतलब बहुत सारी संख्या। तो इस कैल्शियम आयन को यहां पर देखते हैं हम लोग। अब क्या है कि कैल्शियम आयन के साथ कुछ बातें हैं। आपको पता है क्या? आप कैल्शियम आयन के बारे में आप लोग कुछ मुझे बताएंगे? कौन बताएगा मुझे? बताओ तो। कोई कुछ बोलना चाहता है? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। सर कैल्शियम आयन सर वोल्टेज गेटेड चैनल को सर ओपन करते हैं, इंड्यूस करते हैं। चलिए, बिल्कुल सही एक बात कहा आपने। और कुछ, और कोई प्रयास? इसी प्रकार से प्रयास मुझे चाहिए आप लोगों से, ठीक है ना। आप लोग कब अच्छे से पढ़ेंगे और कल जब आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद फिर आप कहीं पीएचडी करने जाएंगे, कहीं प्रोफेसर बनेंगे, तो लोग कभी पूछेगा ना कि कौन पढ़ाया था, तो मेरा नाम आप ले सकते हो उस वक्त, ठीक है ना। चलो, कैल्शियम आयन के बारे में जो सबसे पहली जो बात है, जो सबसे पहली बात होती है, ये फिफ्थ मोस्ट abundant element in the protoplasm। हमारे प्रोटोप्लाज्म में चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें पांचवा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम है। तो पहला कौन है? ऑक्सीजन। दूसरा कौन है? हाइड्रोजन। तीसरा कौन है? कार्बन। फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम आयन, पांचवा सबसे बड़ा। दूसरा क्या होता है? दूसरी बात जो इसमें हम लोग देखना चाहते हैं कि it may act as a second messenger। समझते हैं? सेकंड मैसेंजर, दूसरी जो सूचना तंत्र होती है शरीर में, उसे हम लोग सेकंड मैसेंजर कहते हैं। तो फर्स्ट मैसेंजर का कोई एग्जांपल बताएगा मुझे? फर्स्ट स्टाइल कोलिन इज अ टाइप ऑफ लिगेंड। कोई भी लिगैंड, हार्मोन्स, पैराक्राइन फैक्टर्स, ऑटोक्राइन फैक्टर्स, दे ऑल आर प्राइमरी मैसेंजर्स, करेक्ट। इवन जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी इलेक्ट्रिकल मैसेंजर्स। आपको मुझे ही पढ़ाना है ये, तो आप चिंता नहीं करिए, पता नहीं हम कैसे पढ़ाएंगे, हम पढ़ा लें। ओके, ठीक है। मुझे कभी कभी लगता है कहीं मैं बहुत जल्दी कोई टॉपिक निकाल दूं ऐसे ही खींच के, तो पता चला कि आप कुछ समझ ही नहीं पाए ज्यादा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा समझें। थोड़ा मैं स्थिर धीरे से ही चलता हूं, और मैं एक्स्ट्रा क्लासेस आपके लेते रहूंगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ रूटीन से ही क्लास नहीं लूंगा, बल्कि रूटीन के बियॉन्ड भी क्लास लूंगा। आप लोग थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, जब भी मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग थोड़ा सा वक्त निकालिए, तो प्लीज कोशिश करिएगा वक्त निकालने, ठीक है। तो सेकेंड मैसेंजर के रूप में भी ये काम करता है। इसलिए सेल के अंदर में कैल्शियम आयन को फ्री नहीं मिलता है। फ्री कैल्शियम आयन अगर आप ढूंढेगा तो बहुत ही कम मिलता है, ये नहीं के बराबर मिलता है। तो कैल्शियम आयन का दो रूप होता है, या तो वो स्टोर्ड होगा या फिर वो कैल्शियम कंटेनर प्रोटीन, ठीक है ना। क्या जो वैसे प्रोटीन्स जो अपने में कैल्शियम रखते हैं, जैसे एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है कैल्मोड्यूलिन, ठीक है ना। कैल्मोड्यूलिन जो है वो किस तरह का प्रोटीन है? अगर आपसे कभी कोई पूछे कि बताओ कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन किस प्रकार का प्रोटीन है, तो यह एक ऐसा प्रोटीन है जो अपने में कैल्शियम रखता है बांधकर। या तो कैल्शियम प्रोटीन के रूप में रहेगा, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होगा। कहां होगा ये स्टोर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये स्टोर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? नो सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब क्या है, अब आते हैं हम लोग सरका पर। पहले तो फिलॉसफी समझ में आया कि कैल्शियम आयन क्यों हम पढ़ रहे हैं, सार्को एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज
द रीजन बिहाइंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम आयन का रहना, इसलिए शरीर को मजबूत बनाना है तो धूप में थोड़ा वक्त बिताना चाहिए, कैल्शियम रिच होता है, दूध का सप्लीमेंट खाना चाहिए, या फिर हरी पत्तियां जो थोड़ी सी अच्छी हो, थोड़ा मेच्योर्ड पत्तियां हो, तो उसमें भी कैल्शियम आयन की मात्रा अच्छी रूप में मिलती है। अब देखो, तैयार हो जाओ सब एक स्ट्रक्चर को सीखने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम कभी भी होमवर्क भी दे सकते हैं और बहुत जल्दी आप लोग का टेस्ट हम लेने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन। बी रेडी, ठीक है, सब तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी होने वाली है आपकी क्या, परीक्षा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, देखिए ये जो मैं एक इमेज बना रहा हूँ, आप लोग भी कलम शुरू कर दिए होंगे, मुझे पक्का यकीन है आप सभी विद्यार्थी बहुत चतुर हैं, मेरे साथ आप लोग भी अपने कॉपी पर लिखना शुरू कर देते, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एकदम अच्छे से डायग्राम बढ़िया से मुस्तैद तरीके से बनाइए। ठीक है, खूब बढ़िया से। हमेशा हम बताते हैं कि जो विद्यार्थी डायग्राम बनाने में अच्छा समय लगाता है और मन से समझकर बनाता है, वो विद्यार्थी लिखना सीख जाता है। देखिए ये जो है सरका का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसका ल्यूमिनल फेस है और ये इसका साइटोसोलिक फेस है। दिस वन इज ER। चलिए अब जरा गौर करिए, मैंने आपको सारे बेसिक्स समझाए हैं। ल्यूमिनल फेस का मतलब क्या होता है, कौन बोलेगा या कौन बोलेंगी जल्दी से। Sir, which is away from the cytoplasm. हाँ, which is away from, which is actually the space, which is actually the face which surrounds lumen of the endoplasmic reticulum। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ठीक है, ये उसका ल्यूमेन कहलाता है, अंदर का हिस्सा, जैसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में हिस्सा कहते हैं ना। आप जो रिफिल यूज करते हैं पेन का, जो छेद है जिसमें इंक भरा रहता है उसे ल्यूमेन कहते हैं। तो उधर का चेहरा, ये मतलब ये अंदर है, ये क्या है, ये अंदर, अंदर एक बंदर। और ये है साइटोसोलिक फेस, जो जिसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म, ये क्या है, बाहर, ठीक है ना, बाहर। याद रखिएगा, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही साइटोसोलिक फेस अंदर होता है, बाकी कोई भी सेल ऑर्गेनेल में साइटोसोलिक फेस जो है वो बाहर की ओर रहता है। बढ़िया। तो और ये हमारा जो 4 यूनिट आप देख रहे हैं, ये चारों मिलाकर क्या कहलाता है, सेरका। तो दिस इज एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सेरका, ये कंप्लीट सेरका है। अब इसमें कितने डोमेन है, जरा काउंट करो तो सब लोग, 1 2 3 4, 4 है कि नहीं है, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल। इसमें इस डोमेन को जो कि मेम्ब्रेन से आर और पार है, इसे हम लोग एम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरे साथ अभी माइक्रोफोन ऑन कर लो सब लोग, सीखना है तो ऑन कर Yes, दीजिए। sir. इसे हम लोग Yes, एम sir. डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, M domain. एकदम हल्ला मचा दो। M ठीक है ना? domain. हाँ, और इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांस मेम्ब्रेन Membrane. डोमेन, है ना। ट्रांस मेम्ब्रेन से एम को निकालकर इस डोमेन
या जिसका नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, मतलब कि मेम्ब्रेन के बाहर से लेकर अंदर तक ये फैला हुआ। अब देखो यहाँ पर 3 डोमेन है, तो अब इसका नाम है ए डोमेन। कौन सा डोमेन? A domain. ए डोमेन। और ए का फुल फॉर्म होता है एक्टुएटर डोमेन। क्या नाम होता है इसका? एक्टुएटर Activate. डोमेन। बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए, कौन सा डोमेन है? एक्टिवेटेड Activator domain. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आराम से आप देख रहे हैं कि एक्टुएटर डोमेन जो है वो मेम्ब्रेन के बाहर है। बाहर है कि नहीं बाहर है? यस सर। Yes, sir. हाँ Yes, बाहर है, sir. बिल्कुल बाहर है। इसका मतलब यह इंट्रिंसिक प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन है, एक पेरिफेरल प्रोटीन है। अब आप सब लोग मेम्ब्रेन में याद करिए कि इसी सब की चर्चा करते थे ना हम, ठीक है? एक्चुएटर का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गति देने वाला, गति, है ना? गति, गति देने वाला, ठीक है ना? गति देने वाला। तो गति कैसे होगा? या तो स्पीड अप हो करेगा या फिर वो उसको रोक देगा, यही काम ना होगा। तो इसका काम है स्विच की तरह, जो इस पूरे इसका मतलब सर्का को ऑन ऑफ करता है। तो एक्चुएटर डोमेन हो गया। ये जो डोमेन है इसका नाम है पी डोमेन। क्या नाम है इसका? पी डोमेन। जब बोलिए सब लोग, कौन सा डोमेन है? P domain. Domain. हाँ, ये फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन डोमेन है। मतलब यहाँ पर फॉस्फेट जुटता है या फॉस्फेट हटता है, यह डोमेन है वो, ठीक है ना? इस तरह से इसका नाम आया। और जो चौथा डोमेन है उसका नाम है एन डोमेन। क्या नाम है इसका? एन। And domain. End domain. अब बोलो, हल्ला मचा दो। End domain. And बिल्कुल, domain. हल्ला कर दो, दुनिया वालों सुन लो, है ना? इसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग, न्यूक्लियोटाइड डोमेन, ठीक है ना? हम सिर्फ न्यूक्लियोटाइड डोमेन करते हैं ना, तो बाइंडिंग भी लिख देना, अच्छा होगा। न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। अब देखो 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 देखो, बाइस्कोप देखो, सबका नाम पता चल गया। क्या पता चला? ये हो गया ट्रांसमेम्ब्रेन एम डोमेन, ये हो गया स्पीड करने वाला ए डोमेन, एक्चुएटर, ये हो गया फॉस्फेट जोड़ने या Activator. फॉस्फेट हटाने वाला पी डोमेन, और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। अब सबसे सवाल है, अब सबसे एक सवाल है नौजवानों, एडीपी या एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, यस और नो? Yes, sir. अचानक से तो गंभीर आवाज मेरे साथ आता है, यस। ATP. एटीपी या एडीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। आप में से कुछ? यस यस सर, ठीक है। जो कहा है यस सर वो बिल्कुल सही कहा। ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल, इसमें एडेनिन होता है, राइबोज होता है और 3 फॉस्फेट होता है, तो यह एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन क्या है? तो जहां पर एडीपी बाइंड करेगा, एडीपी, ठीक है ना? बहुत बार विद्यार्थी सोचता है न्यूक्लियोटाइड तो अब तो हम कहां से लाएंगे, डीएनए से लाएंगे? नहीं नहीं, वो तो अलग चीज है, ठीक है। अब आप सब बताइए कि यहाँ फॉस्फेट कहां बाइंड करेगा? सर, पी डोमेन में। पी डोमेन। तो यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होना चाहिए? जल्दी सोच के बोलो।
Aspartate. अरे वही ना होगा, ये तो पी टाइप है ना, तो इसमें तो स्पार्टेट होगा, यहाँ स्पार्टेट होगा। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं एम डोमेन में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम आयन बाइंडिंग डोमेन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? बोलिए सब लोग। Calcium Calcium ion binding domain. बाइंडिंग, ठीक है ना। तो कैल्शियम आयन बाइंडिंग डोमेन जो है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम आयन बाइंड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो डोमेन है, इस साइड वाला डोमेन है, यहाँ पर एस्पार्टेट, ठीक है, जबकि इस साइड का जो हिस्सा है ये, यहाँ पर ग्लाइसिन होता है। ये सब याद रखने का चीज, ग्लाइसिन होता है। आपका डायग्राम हो गया पूरा। क्या हो गया? डायग्राम पूरा हो गया, ठीक है। तो आपने अभी जो पढ़ा वो सार्का का स्ट्रक्चर। सार्का में 4 डोमेन्स होते हैं। पहला जो डोमेन है उसे हम लोग एम डोमेन कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, जो कि मेम्ब्रेन के आर पार होता है। दूसरा डोमेन है एक्चुएटर डोमेन। एक्चुएटर डोमेन जो कि गति देने वाला होता है, मतलब वो स्पीड को, काम, चैनल को, पंप को खोलने के स्पीड को आगे पीछे करता है। तीसरा है डोमेन जिसे हम लोग फॉस्फोराइलेशन डोमेन कहते हैं। यहाँ एस्पार्टेट होता है एक्टिव साइट, जबकि जो लास्ट है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं, जिसे न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। यहाँ पर एडीपी बाइंड करता है। सीख लिया सब लोग? यस सर। तो इसको एक काम जरूर करना है, क्या मालूम? कि हमारे क्लास के बाद इसका अभ्यास भी करना है। साथ ही हम शाम तक तो भेज ही देते हैं इसका वीडियो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो का फायदा लगता है क्या? वीडियो भेजना ठीक है? फायदा मिलता है उसका? यस Yes, सर, बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा होता है तो थोड़ा कमेंट वमेंट भी लिख दिया करो, ठीक है ना। आपको क्या अच्छा Okay, लगा, sir. क्या और आपका रिक्वायरमेंट है ना। अब क्या है कि हमको थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका एक देखने की कोशिश करनी है। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी मैकेनिज्म समझाने। साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन है, ठीक है ना। पहले हम थोड़ा सा कुछ ऐसे मेम्ब्रेन का बना, तो मेरे पास समय ही लिमिटेड क्लासेस हैं, तो थोड़ी सी रहती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास देने का, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा। देखो पहला जो इमेज है, ये तो साइटोसोल है और ये ल्यूमेन। तो कैल्शियम को साइटोसोल से कहाँ भेजना है? ल्यूमेन में भेजना है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? साइटोसोल वाला जो एंड है, साइटोसोल का जो एंड है इसमें, वो एंड इसका खुलेगा, है ना। और ऊपर का एंड क्या रहेगा? बंद रहेगा, ठीक है। ये देखो इस तरह से खुल गया। अब आप लोग म्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग म्यूट कर सकते हैं। और ये है क्या? ये एक्चुएटर है। और यहाँ पर क्या है? फॉस्फोराइलिंग साइट है, ठीक है। और उससे कौन जुड़ा हुआ है? उससे जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं नाम में नहीं लिखूंगा, लेकिन अब साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन आया, हम लोग जो खाना खाए ना, तो ब्लड के थ्रू फिर कैल्शियम आयन सेल के अंदर पहुंचा, और सेल के अंदर ये, अब ये 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम आयन जो है वो अंदर जाएगा। मैं कैल्शियम आयन को इंडिकेट कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ इस तरीके के ब्लैक डॉट से। तो 2 कैल्शियम आयन जो हैं वो यहाँ जाएंगे। ये दोनों क्या करेंगे? अभी मेम्ब्रेन खुला हुआ है, दोनों यहाँ इंटर करके यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है। एक तरफ एस्पार्टेट है, दूसरी तरफ ग्लाइसिन। अभी ये सारा कुछ ओपन है, ओके। इसी के साथ साथ क्या होता है? साइमल्टेनियसली एटीपी जो है यह भी इंटर करेगा यहाँ पर, ये इस जगह पर, ठीक है ना। अब चूंकि एटीपी न्यूक्लियोटाइड है, तो इसको हम लोगों ने क्या कहा? न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन।
तो पहला स्टेप ये है कि अब कैल्शियम एंटर कर रहा है। अब जैसे ही कैल्शियम एंटर करेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में बदलाव आएगा, और बदलाव आने के कारण क्या होगा, अब कैल्शियम यहां जो है, ठीक है ना, अब जो कैल्शियम आयन है यहाँ, वो आप देखिए इस गेट में पहुंच गया है, 2 कैल्शियम, और ये भी गेट जो है वो इसका बंद हो गया, ठीक है ना। तो दोनों कैल्शियम आयन कहाँ है, अंदर है, दिखा दे यहाँ पर, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ, दोनों कैल्शियम आयन यहाँ पर अंदर आ गया। अंदर आने के बाद एक्टिवेटर जो है इसका ऐसे लटका हुआ है, एक्टिवेटर है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ बदलाव जो है वो देखे गए, कुछ चेंजेस यहाँ पर आया, और किस प्रकार ये चेंज आया है उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझिए। मैकेनिज्म जितना समझोगे उतना फायदे में रहोगे सर। आप समझ सकते हैं कि माउस की मदद से इस इमेज को बनाना कितना कठिन होगा, लेकिन ये मुझे मजा आ रहा है। अंदर क्या आया था जरा सब लोग बताइए तो। ATP. हाँ, एटीपी आया। अंदर आने पर ये एटीपी हाइड्रोलाइज होकर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल गया, ठीक है ना, इसमें बदल गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। पीआई को ऐसे घेर देते हैं, एटीपी को ऐसे घेर, और इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए। कभी मौका लगेगा तो बताएंगे कि मैग्नीशियम आयन क्यों चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये पूरा प्रोसेस इस प्रकार से हो गया। क्या हुआ कि 2 कैल्शियम आयन अंदर गया, पिताजी तो कैल्शियम आयन अंदर गया, साथ में एटीपी अंदर आया। जैसे कैल्शियम आयन अंदर गया ये पूरा बंद हो गया, एम जो डोमेन है, और यहाँ एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो एटीपी जब हाइड्रोलाइज होता है तो वहां उसको कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, जल्दी बोलो। ATPase. एटीपीएस है ना, बिल्कुल सही कहा। से आप लोग बोलते हैं तो मेरा उत्साह बहुत बढ़ता है। बट बता रहा हूँ कि कोई भी विद्यार्थी ये ना समझे तो उसे क्यों नहीं आया, उसको आता है, लेकिन उसको पूछने पर आंसर दे दे एक्यूरेट, इसमें कभी कभी महसूस होता है। एटीपीएच आपको समझ में आ रहा है, ये एटीपीएच क्यों कहा गया। ये एटीपीएच जो है वो किस मेटल के ट्रांसपोर्ट के लिए बना हुआ है, कैल्शियम आयन के लिए, इसलिए इसका नाम करा पड़ा कैल्शियम आयन एटीपीएच। अब ये हो गया। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है, अब देखो ये जो एक्चुएटर है अब ये मूव करेगा इधर की ओर, क्योंकि कैल्शियम आयन को तो अब अंदर डालना है। तो यहाँ का गेट क्या होगा, खुल गया गेट। बोलो अच्छे से देखो, और मेरे साथ बना रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये गेट जो है वो क्या हो गया, खुलते ही क्या हुआ, दोनों मॉलिक्यूल कैल्शियम आयन का मॉलिक्यूल है वो कहां चला गया, वह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में चला गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, अब ये खुला कैसे है ना, तो खुलने के लिए कुछ बदलाव हुआ, ठीक है ना। अब बदलाव को देखिए, यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, यहाँ मैग्नीशियम आयन है, ठीक है, और अब देखिए इससे एन डोमेन जुड़ा हुआ है, और एक्चुएटर जो है वो देखिए क्या किया। आपने देखा एक्चुएटर किसके जाके बीच में फंस गया है, जल्दी बोलिए। पी और एन डोमेन के बीच में जाके फंस गया। जैसे ये यहां फंसाया ये गेट खुल गया ऊपर का, अंदर का में कैल्शियम आयन चला गया। यहां जो एडीपी था वो भी क्या हुआ, बाहर आ गया। एडीपी क्या हो गया, बाहर आ गया।
मतलब हमारा काम हो गया, बाहर का जो कैल्शियम आयन था वो ल्यूमेन में पहुंच गया। लेकिन अब इसको वापस अपने पुराने स्टेटस में आना है। इसके लिए अब क्या होगा, अभी जो एक्चुएटर यहां इधर अंदर आया, दोनों के बीच में फंसाया, अब वो एक्चुएटर क्या होगा, वापस निकलेगा। जैसे ही वापस निकला, वैसे ही क्या होगा, ये अपने नेटिव स्टेट में आ जाएगा। अब ये अपने किस स्टेट में आ गया, नेटिव स्टेट। एक्चुएटर कहां चला गया, एक्चुएटर फिर वापस अपने पोजीशन पर चला गया। और जो पी साइट है, उस पी साइट से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो क्या किया, बाहर निकल, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल गया। और एन साइट जो है वो वापस एक्टिवेट हो गया। ठीक है ना, काम हो गया। और इसके बाद फिर क्या होगा, फिर 2 कैल्शियम आयन लेगा, फिर दोनों कैल्शियम आयन को बीच में रखेगा, एक्टिवेटर पी और एन डोमेन के बीच में जाके फंसा देगा, तो अंदर का हिस्सा खुल गया, कैल्शियम आयन अंदर चला जाएगा। उसके उपरांत वापस इसमें एक्टिवेटर हटेगा। जैसे ही एक्टिवेटर हटता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर आता है, मैग्नीशियम आयन भी बाहर आता है, और ये पुराने स्टेटस में मतलब रिलैक्स हो जाता है। फिर यहाँ पर 2 कैल्शियम आयन आएगा, फिर ये काम होगा। ये मैकेनिज्म समझ में आ गया सबको? किसी को सवाल है तो पूछो। इट्स क्वेश्चन टाइम। चलिए आ जाइए क्वेश्चन। सर फॉस्फेट का सर क्या काम है? हाँ, फॉस्फेट का क्या काम है, लड़की कल से ही पड़ी हुई है पीछे मेरे, फॉस्फेट क्या है। देखो, दीपिका पूछी है। यस सर। अब धीरे धीरे आवाज पहचाने, चेहरा तो किसी का देख नहीं पा रहे, तो आवाज से ही पहचाने। देखो दीपिका, एटीपी इंटर किया यहाँ पर, ठीक है ना, सब लोग गौर करिएगा। यहाँ पर कौन इंटर कर रहा है, एटीपी। तो जब यहाँ एटीपी इंटर किया, तो अंदर जाने के बाद क्या हुआ, ये हाइड्रोलाइज हो गया। हाइड्रोलाइज किस एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ, एटीपीएज। तो दो हिस्से में टूट गया ये, एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इससे जो एनर्जी निकला, उस एनर्जी ने कॉन्फॉर्मेशनल चेंज किया, तो ये आर्कुरेट जो है, एक्चुएटर जो है, वो इन दोनों डोमेन को अलग कर दिया, जिससे एडीपी रिलीज हो गया वहां। ठीक है, अगर एटीपी यहां रहता, ये कोई काम होता ही नहीं, वहीं फंसा रह जाता। इस प्रकार से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अकेले वर्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का नहीं कहेंगे, बल्कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों जब अलग हो गए हाइड्रोलिसिस के कारण, और एनर्जी मिला, उससे ये सारा काम कंडक्ट हुआ, ड्राइविंग फोर्स था उसका एनर्जी, तो ये एडीपी और फिर बाद में फॉस्फेट दोनों क्या हो गए, बाहर निकल गए। बाहर निकल के ये फ्री हो गया। अब ये दोनों वापस कहाँ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ये क्या बनेंगे, एटीपी बनेंगे। इस तरह से एटीपी का साइकिल चलता है। ठीक है दीपिका, और सवाल? नो सर। हाँ, और कोई सवाल बताइए, सब लोग पूछते चलिए जी, नौजवानों पूछिए, फ्री महसूस करिए, जो सवाल हो आनंद सर के पास कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना। सर कैल्शियम आयन फिर कहाँ चल गया? हाँ, तो अब कैल्शियम आयन कहाँ चला गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में, और अंदर में जाके ये स्टोर हो गया। क्या हो गया, स्टोर हो गया। जब जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो ये फिर वापस सेल को मिलेगा। अब ये स्टोर हो गया, जैसे आप आटे डब्बे में रख के बंद कर दी ना, उसी तरह से अब ये बंद हो गया। इसका उपयोग हम लोग करेंगे, मैं आपको सेल सिग्नलिंग में इसका उपयोग बताऊं। ठीक है, और कौन सवाल पूछेगा? देखो इसी तरह से छोटे छोटे सवाल सब लोग पूछो। और कौन पूछेगा? जो पूछेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं पूछेगा वो बाद में बढ़ेगा। बढ़ेगा तो सब पूछेगा, इंडिया बढ़ेगा, इंडिया। सर हाँ रिया। सर एक्चुएटर का कब स्लो एंड फास्ट होता है? जैसे वो तो सर मतलब कि स्पीड अप बढ़ाता है और कम करता है, तो फिर वो मतलब कि कब कैल्शियम आयन को मतलब फास्ट के बिल्कुल, थ्रू बाहर समझ गए, निकालता है कब? समझ गया आपका सवाल। जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, जब एटीपी का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, उससे जो एनर्जी निकलता है, यह एनर्जी एक्चुएटर के स्पीड को बढ़ाता है, और जैसे ये एनर्जी खत्म होता है, एक्चुएटर वापस अपने जगह पर चला आता है। समझ गए?
अच्छा सवाल था रिया, यस सर। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुएटर का जो काम है ना, मूवमेंट, गति देना, उस गति देने के लिए ये जो एनर्जी निकलता है हाइड्रोलिसिस से, वह फ्यूल का काम करता है, पेट्रोल का काम करता है। गुड गुड क्वेश्चन। और बताइए, और कौन पूछेगा सवाल? जो पूछेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं पूछेगा वो बाद में बढ़ेगा। और किसी को नहीं पूछना है? अभिषेक, तिर्की, पूछनी है कुछ? सर डीफॉस्फोराइलेशन सर कब होता है? हाँ, यही हुआ है। जैसे कि फॉस्फेट अब अलग हुआ ना यहाँ से, एडीपी से, और जैसे फॉस्फेट यहाँ बाहर आ गया, दिस इज कॉल्ड डीफॉस्फोरिलेशन। इस फॉस्फेट को किसने पकड़ा था? कौन सा अमीनो एसिड इसको पकड़ के रखता है? एस्पार्टेट, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग डीफॉस्फोरिलेशन। और बोलो, और बोलो। चलो ठीक है, मैं मौका दे रहा हूं आपको, आप लोग पढ़िए। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए एक बार, और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन हो अगले क्लास में मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है? तब दीजिए मुझे आज इजाजत, मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय। थैंक यू सर। सर थैंक यू।